हेलो एवरीवन, दिस इज़ शांभवी मिश्रा एंड डैनियल इम्बाई। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी टेट 2019 का प्राइमरी लेवल का सीडीपी पार्ट। ये प्रीवियस ईयर पेपर है 2019 का, ओनली ऑफ प्राइमरी लेवल। तो पहला क्वेश्चन सीडीपी में हम लोग आगे बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If a teacher finds a problematic child in the class, what should he do? तो सबसे पहला ऑप्शन है send the child back to home immediately, ignore the child, punish the child या provide counseling to the child। तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए, बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, बच्चे को दंड देना चाहिए या बच्चे को परामर्श देना चाहिए। तो इसका ऑप्शन होगा 4, प्रोवाइड काउंसलिंग टू द चाइल्ड, बच्चे को परामर्श देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है को करिकुलर एक्टिविटीज़ आर मोस्टली रिलेटेड टू। पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्य संबंधित हैं छात्रों के मानसिक विकास से, छात्रों के सर्वांगीण विकास से, शैक्षिक संस्थानों के विकास से, छात्रों के वृत्तित्व विकास से। मेंटल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन होगा इसका 2, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है whom of the following has not propounded the theory of learning? थ्योरी ऑफ लर्निंग किसने प्रोपाउंड नहीं किया है? फर्स्ट ऑप्शन इज थॉर्नडाइक, कोलर, स्किनर, बीएस ब्लूम। तो इसका ऑप्शन होगा बीएस ब्लूम। थॉर्नडाइक ने थ्योरी ऑफ लर्निंग दी थी जिसका नाम था ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ट्रायल एंड एरर थ्योरी थॉर्नडाइक की थी। कोलर ने इनसाइट थ्योरी दी थी। स्किनर ने ऑपरेंट थ्योरी दी थी। आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ स्टैग्नेशन इन एजुकेशन इज रिटेंशन ऑफ चाइल्ड इन द सेम क्लास फॉर मोर देन 1 ईयर। यानी किसी बालिक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। नॉट गोइंग टू स्कूल बाय द चाइल्ड, बालक का विद्यालय न जाना। टेकिंग नॉट एडमिशन इन स्कूल बाय द चाइल्ड, बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना। लीव द स्कूल बाय द चाइल्ड, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना। इसका ऑप्शन है 1, रिटेंशन ऑफ द चाइल्ड इन द सेम क्लास फॉर मोर देन 1 ईयर को स्टैग्नेशन कहते हैं। एंड लीव द स्कूल बाय द चाइल्ड को वेस्टेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्टिंग ऑफ प्रीवियस नॉलेज कम्स? स्किल ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन, स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन या स्किल ऑफ क्लोजर। प्रदर्शन कौशल, प्रस्तावना कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल या समापन कौशल। तो इसका ऑप्शन है 2, स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन। इसमें बच्चे की प्रीवियस नॉलेज से रिलेट करते हैं जो भी नया टॉपिक हमको पढ़ाना है क्लास में। जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं उस चैप्टर को तो उसकी प्रीवियस नॉलेज से रिलेट करते हैं उस चैप्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ रेनफोर्समेंट? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, थ्योरी ऑफ इंसाइट। तो थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट किसे कहते हैं?
या निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, सूज का सिद्धांत। इसको ऑप्शन 1 है करेक्ट आंसर। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी या क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, जो कि दिया था स्किनर ने। इनकी थ्योरी में रेनफोर्समेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। इनकी थ्योरी को इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहते हैं। स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी ये थॉर्नडाइक की थ्योरी है। ट्रायल एंड एरर थ्योरी, इसको स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी भी कहते हैं। या इनकी थ्योरी को एसआर थ्योरी भी कहते हैं। ट्रायल एंड एरर थ्योरी इन्हीं की थ्योरी को कहते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ये थी पावलोव की, इवान पावलोव। थ्योरी ऑफ इनसाइट थ्योरी थी कोलर की, जिन्होंने ये कहा था कि सडन एक्शन से सॉल्यूशन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज नॉट द पार्ट ऑफ ब्रूनर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट? निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? इनएक्टिव स्टेज, आइकॉनिक स्टेज, इंट्यूटिव स्टेज, सिंबॉलिक स्टेज। क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, आंत प्रज्ञ अवस्था, संकेतात्मक अवस्था। तो इसमें ऑप्शन है इंट्यूटिव स्टेज, जो कि नहीं है। ब्रूनर ने 3 स्टेजेस बताई थी, इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक। इनएक्टिव में कंक्रीट मोड, जब बच्चा 0 से 3 एज में होता है, 0 to 3 एज में होता है, तो कंक्रीट मोड में होता है उसका, और ये मूवमेंट या एक्शन से लर्न करते हैं। और इन आइकॉनिक स्टेज में इमेजेस बेस्ड लर्निंग होती है। 3 से 7 साल की उम्र में बच्चे आइकॉनिक स्टेज में होते हैं। सिंबॉलिक स्टेज में बच्चा सिंबल से सीखता है, सिंबल बेस्ड लर्निंग होती है उसकी, एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग होती है, सिंबल से सीखता है, लैंग्वेज से सीखते हैं। 8 इयर्स और अबव में सिंबॉलिक स्टेज होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मॉरिसन हैज़ डिस्क्राइब 5 स्टेप्स इन हिज टीचिंग मॉडल एट अंडरस्टैंडिंग लेवल विच आर। मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन, खोज या एक्सप्लोरेशन, संगठन अवस्था या ऑर्गेनाइजेशन, एसिमिलेशन या आत्मीकरण, वाचन अभिव्यक्तिकरण या रेसिटेशन। तो करेक्ट सीक्वेंस इसमें बताना है कि क्या होगा, करेक्ट ऑर्डर, क्रम से लिखना है इन्हें। तो सबसे पहले इसमें आएगा एक्सप्लोरेशन, उसके बाद प्रेजेंटेशन, उसके बाद एसिमिलेशन, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन एंड देन लास्ट रेसिटेशन। तो आंसर इसमें होगा 2 1 4 3 5। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कॉग्निटिव डोमेन, नॉलेज, एप्लीकेशन, वैल्यूइंग, अंडरस्टैंडिंग? निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? ज्ञान, अनुप्रयोग, अनुमूल्यन और बोध।
तो इसमें आंसर आंसर होगा अनुमूल्यन या वैल्यूइंग। वैल्यूइंग आता है अफेक्टिव डोमेन में, जबकि बाकी सारे कॉग्निटिव डोमेन के हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कर्व ऑफ लर्निंग? निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? उत्तरोत्तर, उत्तल, मिश्रित, नतोदर, लंबवत, कॉन्वेक्स, कॉम्बिनेशन टाइप, कॉनकेव या लॉन्गिट्यूडनल। इनमें से कौन सा कर्व ऑफ लर्निंग नहीं है? तो हमने पढ़ा है कॉन्वेक्स जो है ये कर्व ऑफ लर्निंग होता है, कॉनकेव भी कर्व ऑफ लर्निंग होता है। कॉम्बिनेशन टाइप में कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है, जो एस शेप्ड का कर्व होता है, एस शेप्ड होता है, ये इसी को कॉम्बिनेशन टाइप कर्व कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल जो है ये नहीं होता है, तो आंसर है 10 का 4। लॉन्गिट्यूडनल जो है ये कर्व ऑफ लर्निंग नहीं है। लंबवत जो है ये कर्व ऑफ लर्निंग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। लर्निंग इज एनी चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर, हु सेड इट? क्रो एंड क्रो, गिलफर्ड, वुड्सवर्थ, स्किनर। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा? क्रो एंड क्रो, गिलफर्ड, वुड्सवर्थ या स्किनर ने? तो इसका ऑप्शन है गिलफर्ड। गिलफर्ड ने ही कहा था कि लर्निंग जो है कोई चेंज इन बिहेवियर है जो किसी बिहेवियर से रिजल्ट करता है। क्रो एंड क्रो ने भी कोई ना कोई बात कही थी लर्निंग को लेके। इन्होंने कहा था कि लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ न्यू नॉलेज, नई नॉलेज, हैबिट्स और एटीट्यूड्स का एक्विजिशन होता है लर्निंग। वुड्सवर्थ ने कहा था कि लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड रिस्पॉन्सेस। ये कहा था वुड्सवर्थ ने। स्किनर ने कहा था कि लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर अडेप्टेशन। ये बात कही थी स्किनर ने। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। मैच द लिस्ट ए एंड बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। मैच द लिस्ट ए एंड बी। इसमें लिस्ट ए और बी दी हुई है, जिसमें ब्रूनर, ओजुबिल, ग्लासर, गॉर्डन इनके नाम लिखे हुए हैं और इन्होंने कौन कौन से टीचिंग मॉडल दिए हैं उससे मैच करना है आपको। ब्रूनर ने दिया था कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल। ओजुबिल का दिया हुआ है, ओजुबिल ने कौन सा मॉडल दिया था? तो एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल ओजुबिल का है। इसमें इन्होंने ये बताया था कि हाउ नॉलेज इन करिकुलम इज़ ऑर्गेनाइज, कैसे करिकुलम में नॉलेज को ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे हमारा माइंड वर्क करेगा इस प्रोसेस को, इस न्यू इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए, और कैसे उस नॉलेज का एप्लीकेशन होगा, ये बात करी थी ओजुबिल ने। ग्लासर ने दिया था, रॉबर्ट ग्लासर ने, इन्होंने दिया था बेसिक टीचिंग मॉडल। गॉर्डन ने दिया था सिनेप्टिक्स टीचिंग मॉडल। अब बचा कौन सा है? इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। ये दिया था रिचर्ड सुचमैन ने। रिचर्ड सुचमैन ने दिया था
इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, जो कि कोई भी लिस्ट ए में नहीं दिया है। तो ए का हो गया 4, बी का हो गया 3, सी का हो गया 1 और डी का हो गया 2। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे ये नहीं, आंसर नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, सॉरी 13 की तरफ। 13th क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज। द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज, समस्या समाधान का प्रथम चरण है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पना का निर्माण, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, समस्या की पहचान, डेटा कलेक्शन, आंकड़ा संग्रहण, या फिर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पना की परीक्षण। तो इसमें सबसे पहले बच्चा समस्या की पहचान करेगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन विल बी मोस्ट इफेक्टिव व्हेन द टीचर will lead the learning process and keep the children passive। यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा। डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव इफेक्टिव साइकोमोटर डोमेन ऑफ चिल्ड्रन विल टेक प्लेस। बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। एम्फेसिस विल बी ऑन रीडिंग, राइटिंग एंड मैथमेटिकल स्किल्स, पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा। ये भी गलत होगा। टीचर विल लीड द लर्निंग में बच्चे पैसिव कभी भी नहीं। अगर इफ़ेक्टिव चाहिए तो बच्चों को यहाँ पे एक्टिव होना चाहिए, ना कि पैसिव। बच्चों को पैसिव रोल नहीं प्ले करना है। बच्चे अगर एक्टिव रहेंगे तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव लर्निंग होती है। डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव इफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन ऑफ द चिल्ड्रन। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, टीचिंग सिस्टम विल बी ऑटोक्रेटिक। शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी। ऑटोक्रेटिक अगर होगी तो इफेक्टिव लर्निंग नहीं होगी। तो ये भी ऑप्शन गलत है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव इफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन ऑफ चिल्ड्रन विल टेक प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच स्टेप इज प्रोमिनेंट इन सिंटेक्स of teaching model of memory level and understanding level। इसका मतलब कि स्मृति स्तर एवं बोध स्तर में शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है। तो इसका आंसर होगा प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन इसका आंसर होगा, यानी कि प्रस्तुतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 16th, ह्यूमन डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेज ऑफ इन्फेंसी, प्री चाइल्डहुड स्टेज, प्री नेटल स्टेज, पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज। मानव विकास का प्रारंभ होता है शैशवावस्था से, पूर्ण बाल्यावस्था से, गर्भावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से। तो इसमें आंसर होगा स्टेज ऑफ इन्फेंसी से, यानी शैशवावस्था से। कैसे होगा शैशवावस्था से? सॉरी, आंसर होगा इसमें प्रीनेटल भी तो दिया हुआ है।
देन स्टेज ऑफ, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में, जिसमें सबसे पहले प्री नेटल स्टेज होती है। प्री नेटल स्टेज होती है 9 मंथ 10 डेज और 280 वीक्स, ऐसे कुछ 280 वीक्स की होती है प्री नेटल स्टेज। सबसे पहली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होती है। सेकेंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होती है इन्फेंसी। इन्फेंसी की होती है, जिसमें 0 से 2 साल के बच्चे जो होते हैं वो इन्फेंसी की स्टेज जो है डेवलपमेंट की सेकेंड स्टेज होती है। थर्ड होती है अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 साल। अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 साल। उसके बाद फोर्थ आते हैं, फोर्थ स्टेज होती है लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड 7 से 11 साल। उसके बाद फिफ्थ स्टेज होती है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस है WHO के द्वारा 10 से 19 वर्ष जो है WHO ने बताई है एडोलेसेंस की स्टेज। वैसे जनरली अगर देखा जाए तो 13 से 19 साल, 19 वर्ष जो है ये है एडोलेसेंस की एज इन जनरल। WHO ने 10 से 19 माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग बुक इज रिटन बाय। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग बुक इज रिटन बाय। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं सबसे पहले IP पेवलोव, BS स्किनर, EL थॉर्नडाइक या RM गैगने। कंडीशंस ऑफ लर्निंग बुक इज रिटन बाय RM गैगने। गैगने लिखी है ये बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। Adolescence is a period of great stress, strain, storm and strike is the statement of किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? तो क्रो एंड क्रो, स्टैनले हॉल, जर्शील या फिर सिम्पसन। चारों में से किसने कहा था? तो स्टैनले हॉल थे जिन्होंने ये बोला था कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। एडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्टॉर्म एंड स्ट्राइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल टाइम टेकन इन इंडियन मॉडल ऑफ माइक्रो टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? तो इसका आंसर है 36 मिनट। 36 मिनट लगता है। टोटल 36 मिनट लगता है। कैसे? तो पहली स्टेज जो होती है वो होती है प्लानिंग। उसके बाद आती है टीचिंग। टीचिंग के बाद आती है फीडबैक। उसके बाद रीप्लानिंग होता है, देन रीटीच, देन एक और स्टेज होती है रीफीडबैक। फिर से रीफीडबैक होता है, फिर वापस प्लानिंग। तो ये सारी जो हर स्टेज जो है वो 6 मिनट की होती है। ये सारी 6 मिनट की होती हैं। सिर्फ जो रीप्लानिंग होती है ये प्लानिंग पूरा 12 मिनट का होता है। उसके बाद जो है 6 मिनट का, देन ये भी 6 मिनट का। तो ऐसे करके पूरी जो साइकिल है वो 36 मिनट की होती है। 36 मिनट की होती है पूरी साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं।
Plateaus of learning are characteristic feature of the learning process indicating a period where no improvement in performance is made. Who said this? सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका है? ऑप्शंस हैं स्किनर, होलिंगवर्थ, गेट्स एंड अदर्स एंड रॉस। तो ये कथन जो है ये रॉस का है, ये रॉस ने बोला था ये बात। आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग कॉलम ए एंड कॉलम बी। कॉलम ए में एनिमल इंटेलिजेंस, शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट, लॉ ऑफ प्रेग्नेंस, अडेप्टेशन। कॉलम बी में दिया हुआ है कि किन किन लोगों ने ये कौन सी थ्योरीज दी थी, इनमें से कौन सी, इसमें आपको मैच करना है। तो एनिमल इंटेलिजेंस की बात की थी थॉर्नडाइक ने। उसके बाद शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट स्किनर की थ्योरी का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट है ना। लॉ ऑफ प्रेग्नेंस ये दिया था गेस्टॉल्ट ने, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है गेस्टॉल्ट की थ्योरीज या लॉज। इन्होंने कई सारे लॉज दिए थे जिनमें से एक लॉ ऑफ प्रेग्नेंस था। एक बाकी के लॉज होते हैं लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। इसमें इन्होंने कहा था कि आइटम्स जो सिमिलर होते हैं उनको एक साथ रखे जाते हैं। फिर लॉ ऑफ प्रेग्नेंस में उन्होंने कहा था कि रियलिटी जो होती है वो दैट इज़ रिड्यूस टू सिंपलेस्ट फॉर्म, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस किया जाता है, वो रियलिटी होती है। लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी भी होता है। लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी भी उन्होंने ये कहा था कि ऑब्जेक्ट्स जो क्लोज होते हैं, आपस में एक दूसरे से बहुत नज़दीक होते, बहुत पास होते हैं, उनको एक साथ रखा जाता है, उनको एक साथ ग्रुपिंग उनकी की जाती है। अगला लॉ था लॉ ऑफ कॉन्टीन्यूटी। लॉ ऑफ कॉन्टीन्यूटी में उन्होंने कहा था कि लाइंस जो होती है वो जो है लाइंस आर सीन एज फॉलोइंग स्मूथेस्ट पार्ट, है ना। जो उसको लॉ ऑफ कॉन्टीन्यूटी बोला जाता है, जो लगातार चलने वाली कोई चीज़ हो। उसके बाद लॉ ऑफ क्लोजर था लास्ट। लॉ ऑफ क्लोजर में उन्होंने बोला था कि ऑब्जेक्ट्स जो टुगेदर किए जाते हैं ग्रुप्ड, उसको एज अ होल देखा जाता है, एज अ होल देखा जाता है। तो ये 5 लॉज जो है दिए थे गेस्टॉल्ट ने। और इसके बाद अडेप्टेशन जो है इसकी बात की थी पियाजे ने। तो अगर ऐसे देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ए का 3, ये फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है development is never ending process. This statement is related to which principle of development? विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, एकीकरण का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, अंतःक्रिया का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन, अंतः संबंध का सिद्धांत। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। थ्रू विच अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एजुकेशन हैज़ बिकम अ फंडामेंटल राइट? संविधान के किस संशोधन से शिक्षा का मौलिक अधिकार बन गई है?
22वें संशोधन, 25वें संशोधन, 86वें संशोधन या 52वें संशोधन? तो इसमें आंसर नंबर 3, 86th अमेंडमेंट करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन was propounded by। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे विलियम जेम्स, अब्राहम मास्लो, मैकडोगल या सिम्पसन? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी, मैकडोगल, ये करेक्ट ऑप्शन है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन में। इंस्टिंक्ट थ्योरी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैकडोगल ने 14 इंस्टिंक्ट बताए थे, 14 इंस्टिंक्ट्स बताए थे, जो कि 14 एसोसिएटेड इमोशन से जुड़े हुए थे, एसोसिएटेड थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड अ यूनिक स्टेज ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट बाय कोल एंड ब्रूस? विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? ऑप्शंस हैं अडोलसेंस, चाइल्डहुड, इन्फेंसी, एडल्टहुड। तो कोल एंड ब्रूस ने अडोलसेंस को जो है यूनिक स्टेज ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट कहा है, किशोरावस्था को। स्टैनली हॉल ने अभी अभी शायद इसी पेपर में ही आप लोगों ने देखा होगा, स्टैनली हॉल के हिसाब से अडोलसेंस को पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस? ये क्वेश्चन सीटेट में भी बहुत बार पूछा जाता है, सीटेट के पर्पस से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड यूपी टेट में भी पूछा गया है। तो किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1, गार्डनर, करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। डिसलेक्सिया हैज़ डिफ़िकल्टी इन, डिसलेक्सिया जो है, डिसलेक्सिया हैज़ डिफ़िकल्टी इन, डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है, बोलने में, पढ़ने में, व्यक्त करने में, खड़े होने में, स्पीकिंग, एक्सप्रेसिंग, रीडिंग, स्पेलिंग या स्टैंडिंग? तो इसमें ऑप्शन होगा डिसलेक्सिया रीडिंग डिसऑर्डर होता है, सॉरी रीडिंग डिसऑर्डर होता है, रीडिंग डिसऑर्डर होता है, रीडिंग या स्पेलिंग में डिसऑर्डर होता है। डिसलेक्सिया जिन लोगों को होता है उनको पढ़ने या वर्तनी में उनको प्रॉब्लम होती है। और भी कई सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कि डिसकैल्कुलिया होता है। इसमें बच्चों को कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती हैं। अफेजिया होती है, अफेजिया में कॉम्प्रिहेंड करने में दिक्कत होती है बच्चों को। देन डिस्ग्राफिया होती है, डिस्ग्राफिया भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। डिसलेक्सिया इम्पॉर्टेंट है, डिस्ग्राफिया में बच्चों को लिखने में दिक्कत होती है। और डिस्प्रैक्सिया होती है, डिस्प्रैक्सिया, डिस्प्रैक्सिया में बच्चों को शू लेसेस बांधने में दिक्कत होती है, टाई की नॉट बांधने में, मोटर स्किल्स में उनकी में जो प्रॉब्लम्स आती हैं। एक होती है डिस्मॉर्फिया, डिस्मॉर्फिया भी आया हुआ है क्वेश्चन, डिस्मॉर्फिया पे भी पूछा गया है। डिस्मॉर्फिया में बच्चों को शेप्स आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होती है। उसके बाद एक और है ऑटिज़म। ऑटिज़म क्या होता है? ऑटिज़म में बच्चे जो है वो सोशल नहीं होते हैं, उनको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम नहीं, कम्युनिकेशन में जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है वो डिस्फेजिया होता है उनको।
एक और होती है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया में बच्चों को कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम होती है, रिपीट करते हैं वो वर्ड्स, उनको डिस्फेजिया होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और एक और होती है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये क्या होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर? इसमें बच्चों को एंजाइटी होती है, एंजाइटी डिसऑर्डर भी कहते हैं इसे। एंजाइटी होती है, घबराहट, जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है तो उनको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है। ये भी डिसेबल्ड बच्चों में ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द रोल ऑफ टीचर इन इंक्लूसिव एजुकेशन? निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए। टीचर शुड डिवोट एक्स्ट्रा टाइम टू टीच लर्निंग डिसेबल्ड। शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। टीचर शुड नॉट पे अटेंशन टू डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड। मेक एडिक्वेट सीटिंग अरेंजमेंट्स अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द चाइल्ड। बच्चों के की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। या टीचर शुड इनकरेज द चिल्ड्रन। शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहन करना चाहिए। इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा रोल नहीं है एक टीचर का एक इंक्लूसिव क्लासरूम के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 2 साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसमें लिखा हुआ है कि टीचर शुड नॉट पे अटेंशन टू डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड, यानी शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसा को किसी टीचर को नहीं करना चाहिए एक इंक्लूसिव क्लासरूम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, इन दी क्लास क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट्स should not be allowed, should be encouraged, should be discouraged, should be stopped। तो इसमें आंसर होगा शुड बी इनकरेज्ड। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, उनको इनकरेज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, ग्रोथ ऑफ चाइल्ड इज़ मेनली रिलेटेड टू। बच्चों की जो ग्रोथ है वो मेनली किस बात से रिलेटेड है? बच्चों की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है किससे? नैतिक विकास से, मॉरल डेवलपमेंट से, या फिर सोशल सामाजिक विकास से, या फिज़िकल शारीरिक विकास से, या इमोशनल भावात्मक विकास से? तो इसमें आंसर होगा फिज़िकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। तो ये रहा आज का प्रीवियस ईयर पेपर। ये हमने सीडीपी के ऑल 30 क्वेश्चंस 2019 यूपी टेट के सॉल्व किए थे। आगे और भी इसी तरीके के प्रीवियस ईयर पेपर्स, सीडीपी हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, वो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। देखने आगे और भी वीडियोस देखें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। थैंक यू सो मच।